हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों, आज की जो हमारी मैराथन रहेगी वो पूरी हिंदी की पेडागोजी की रहेगी। किसकी रहेगी? मैंने आपको बता दी, हिंदी की पेडागोजी जो हमारी 15 मार्क्स की आती है, यानी कितने नंबर की आ रही है? 15 नंबर की जो हमारी पेडागोजी आ रही है, इस 15 नंबर की पेडागोजी आपको इस पूरी वीडियो में टोटल डिक्ट मिल जाएगी। 15 नंबर का पैसेज आता है, 15 नंबर के क्वेश्चन आंसर आते हैं। जो क्वेश्चन आंसर आते हैं वो इस वाली वीडियो हम पूरे क्लेरिफाई कर लेंगे, पूरे क्लियर कर देंगे। बस आपको मैं वीडियो तक अंत तक बने रहना। क्लियर बात है? हम वीडियो स्टार्ट करते ज़्यादा समय न लेते हुए तो बात करते हैं सबसे पहले हिंदी की पेडागोजी की, यानी भाषा की। भाषा किसे कहते हैं, भाषा का दूसरा नाम क्या है, भाषा के जनक कौन है, ये सारी की सारी बातें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो मान लीजिए इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है विचारों का आदान प्रदान। विचारों का आदान प्रदान होना। अब मान लीजिए एक व्यक्ति क्वेश्चन ये पुटअप कर रहा है कि भाषा का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, तो विचारों को आदान प्रदान करना होता है। ये वाली बात आपको समझ में आ गई चुकी है। अब यहां पर अगर हम आपसे पूछे कि भाषा के जनक कौन है, तो आपको जनक दोस्त बता देना चौमस्की। अगर यहीं पर दोस्त आपसे वो पूछता भाषा समस्या के जनक कौन है, तो दोस्त आपको बता दें लॉर्ड मैकाले। कौन बता देना? लॉर्ड मैकाले। लेकिन दोस्त अगर वो यहां पर ये पूछे कि दो भाषा सूत्र किसने दिया, तो दोस्त आपको बता देना मुदालियर आयोग। अब आपसे ये पूछे लॉर्ड मैकाले कब आया था, तो आपको बता देना 1835 में आया था। और मुदालियर आयोग कब आया था, तो आपको बता दें 1952 और 53 में आया था। लेकिन इस वाले सूत्र को ज़्यादा मान्यता नहीं दी गई थी, इस वजह से इसको हटा दिया गया था। लेकिन इसी की तर्ज पर एक और सूत्र आया था, त्रिभाषा सूत्र। अब ये त्रिभाषा सूत्र किसने दिया था, तो आपको बता देना कोठारी आयोग ने दिया था। कोठारी आयोग कब आया था, तो आपको बताना 1964 और 66। अब इस कोठारी आयोग ने जो त्रिभाषा सूत्र दिया था, यहाँ पर बहुत बड़ा अच्छा मान हुआ था और इसी को लागू कर दिया गया जो अभी तक चल रहा है। अब ये त्रिभाषा सूत्र में कौन कौन सी 3 भाषाएं आती थी, तो यहाँ पर आपको समझ लेना है। पहली है जो हमारी आती है वो आती है हमारी मातृभाषा, जिसको हम क्षेत्रीय भाषा भी बोल सकते हैं। दूसरा जो आएगा वो आएगा दोस्त हमारी प्रादेशिक भाषा, और तीसरा जो आएगा वो हमारी आएगी अंतरराष्ट्रीय भाषा। यानी इस त्रिभाषा सूत्र को लागू कर दिया गया, जो एनईपी 2020 ने भी इसको लागू कर दिया गया। लेकिन इस वाले त्रिभाषा सूत्र की जो बात रखी गई थी कोठारी आयोग ने दी थी, लेकिन इसको लागू एनईपी 1986 ने कर दिया और एनईपी 2020 ने कर दिया। क्लियर बात है? अब यहां पर आपसे एक क्वेश्चन तो 100% पुटअप होना ही होना है। आपको ये पूछेगा कि भाषा का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आपको बता देना विचारों का आदान प्रदान करना। लेकिन भाषा विकास का सिद्धांत या भाषा के जनक कौन माने जाते हैं, तो लॉर्ड चौमस्की माने जाते हैं। और भाषा समस्या के जनक कौन माने? लॉर्ड मैकाले माने जाते हैं। दो भाषा सूत्र किसने दिया, तो आपको बता देना मुदालियर आयोग ने दिया था, जो आया था 1952 और 53 में। और त्रिभाषा सूत्र किसने दिया था, तो आपको बताना कोठारी आयोग ने दिया था 1964 और 66 में। जो त्रिभाषा सूत्र था उसमें कौन कौन सी आती थी? पहली मातृभाषा यानी क्षेत्रीय भाषा होती थी, दूसरी हमारी प्रादेशिक भाषा होती है, तीसरी जो हमारी होती थी वो कौन सी होती थी? अंतरराष्ट्रीय भाषा होती थी। लेकिन यहां पर समझने वाली बात एक दोस्त ये भी है कि भाषा का जो दूसरा नाम होता है, अब आपको समझना यहां पर भाषा का जो दूसरा नाम होता है वो क्या नाम होता है? संप्रेषण होता है। समझना, संप्रेषण होता है। संप्रेषण का भी शाब्दिक अर्थ क्या माना जाता है? विचारों का आदान प्रदान। समझना,
यानी अगर आपसे ये वाली बात पूछता है कि भाषा का दूसरा नाम क्या है, तो दोस्त आपको बता देना विचारों का आदान प्रदान इसका दूसरा नाम है। और संप्रेषण का दूसरा नाम क्या होता है, तो विचारों का आदान प्रदान होता है। यानी भाषा और संप्रेषण बात एक ही है, दोनों का जो शाब्दिक अर्थ मैंने बताया विचारों का आदान प्रदान करना होता है। लेकिन विचारों का आदान प्रदान करने के लिए हमें कुछ तत्वों की जरूरत पड़ती है, कुछ पॉइंटों की जरूरत पड़ती है, यानी कुछ प्रकारों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि विचारों का आदान प्रदान करने के लिए सिर्फ 3 प्रकार हमें पाए जाते हैं, जिसको मैंने भाषा के प्रकार के रूप में वर्णित किया। मैं अभी बता दूंगा। अगर आपसे ये वाली बात पूछता है कि भाषा के प्रकार कितने, समझना भाषा के प्रकार, तो आपको कितने बताने, 3 बताने। और इन 3 प्रकार के आधार पर पूरा भाषा के विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। तो आपको पहला बता देना सांकेतिक भाषा, दूसरा आपको बता देना मौखिक भाषा, और तीसरा आपको बता देना लिखित भाषा। एक तो आपसे ये क्रम भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित से भाषा का सही क्रम कौन सा है, तो सबसे पहले एक बालक सांकेतिक भाषा का प्रयोग करेगा, उसके बाद वो मौखिक भाषा का प्रयोग करो, तीसरी बात वो बात प्रयोग करेगा, वो लिखित भाषा का प्रयोग करेगा। अगर वो ये आपसे ये पूछता है कि सबसे पहले एक बालक किस भाषा का प्रयोग करता है, तो आपको बताना सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता है। अगर आपसे ये पूछता है किसी व्यक्ति की पहचान किस भाषा से होती है, तो आपको बता देना मौखिक भाषा से होती है। अगर आपसे ये पूछता है कौन सी भाषा को स्थायी भाषा या उत्पादक भाषा के रूप में जाना जाता है, तो आपको बता देना लिखित भाषा। जो अभी हम इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, समझ लेते हैं पूरा। देखो, अगर आपसे पूछे सबसे पहले किसको प्रयोग करेगा, तो आपको बता देना सबसे पहले वो सांकेतिक भाषा का प्रयोग करेगा। सबसे पहले प्रयोग अगर आपसे पूछता किस भाषा का प्रयोग करेगा, तो आपको बता सांकेतिक भाषा का। अगर आपसे पूछता किसी व्यक्ति की पहचान, किसी व्यक्ति की पहचान किस भाषा से होती है, तो आपको बता रहे हैं दोस्त मौखिक भाषा से होती है। लेकिन यहां पर अगर आपसे ये पूछता है कौन सी भाषा प्रोडक्ट यानी उत्पाद तैयार कराती है, तो आपको बता देना लिखित भाषा उत्पाद। ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, उत्पाद यानी प्रोडक्ट तैयार कराती है। इसी भाषा को हम स्थायी भाषा भी बोल सकते हैं, इसी भाषा को हम क्या बोल सकते हैं, स्थायी भाषा बोल सकते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य ये कि जब एक व्यक्ति भाषा का प्रयोग करेगा तो विचारों का आदान प्रदान करेगा, लेकिन जब विचारों का आदान प्रदान करेगा तो विचारों का आदान प्रदान करने के लिए वो 3 तत्वों का सहारा लेगा, 3 प्रकार का सहारा लेगा, सांकेतिक, मौखिक और लिखित। अब मान लीजिए मेरे ये जो हाथ चल रहे हैं वो सांकेतिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं वो मौखिक भाषा का प्रयोग कर रहा हूं, लेकिन ये जो मैं लिख रहा हूं वो लिखित भाषा का प्रयोग कर रहा हूं। तो जब भी एक व्यक्ति विचारों का आदान प्रदान करेगा तो आपको समझ में आना चाहिए सांकेतिक, मौखिक और लिखित भाषा का प्रयोग करेगा। और भाषा का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो विचारों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है। अब यहां पर समझने वाली बात दोस्त क्या होगी, देखो अगर आपको भाषा की बात हो रही है, भाषा की बात हो रही है और भाषा से संबंधित क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, तो आपको प्राथमिक स्तर पर 3 ऑप्शन तो ऐसे देखने जो मिल जाए तो राइट आंसर वो लगा देना। मान लीजिए अगर भाषा का विकास आपको करना है तो आप में एक तो विचार अभिव्यक्ति पर बल देना है, अभिव्यक्ति पर बल देना है। दूसरा भाषा प्रयोग के अवसर देने, दूसरा कौन सा देना, भाषा प्रयोग के अवसर देने। यानी प्राथमिक स्तर पर अगर आपको ये 2 ऑप्शन कहीं ना कहीं किसी न किसी क्वेश्चन में मिल जाते हैं तो आप राइट आंसर उसको लगा दीजिएगा। क्योंकि विचार अभिव्यक्ति यानी एक बालक को ज्यादा से ज्यादा हम विचार प्रकट करने पर बल देंगे तो उसमें ज्यादा से ज्यादा भाषा का विकास होगा। अगर एक बालक को हम भाषा प्रयोग के ज्यादा से ज्यादा अवसर देंगे तो उस बालक में ज्यादा से ज्यादा भाषा का विकास होगा। ये वाली बात क्लियर आ चुकी है। अब यहां पर एक बात ये पुटअप होती है, कुछ मनोवैज्ञानिक आए थे जिन्होंने बालकों में भाषा का विकास किया था। तो हम यहां पर कुछ मनोवैज्ञानिकों की परिभाषा पढ़ लेते हैं जो आपको भाषा से संबंधित होगी, और इसमें से आपको कंपलसरी एक क्वेश्चन मिलेगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे चॉम्स्की के अनुसार। किसके अनुसार पढ़ेंगे हम, चॉम्स्की के अनुसार पढ़ेंगे। और समझना इनके अनुसार बालक में भाषा
जन्मजात पाई जाती है। जिसको उन्होंने भाषा अर्जन कहा है। अगर आपसे ये वाली बात पूछता है कि चॉम्स्की के अनुसार भाषा कैसी होती, तो आपको बता देना जन्मजात होती है और उसी को उन्होंने भाषा अर्जन कहा है। और अभी मैं आगे आपको बताऊंगा भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर क्या होता है, ये वाली बात पूरी क्लियर कर देंगे। चॉम्स्की के अनुसार पूछेगा तो आपको बताना भाषा जन्मजात बालक में पाई जाती है। दूसरे नंबर पर जब हम पढ़ेंगे तो आपको बता देना वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की के अनुसार, इनके अनुसार बालक में भाषा का विकास सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा होता है। अगर वाइगोत्स्की की बात करता है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बालक में भाषा का विकास कैसे होता है, तो आपको बताना सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा होता है, क्योंकि वाइगोत्स्की ने सामाजिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये वाली बात आपको अच्छे समझ में आनी चाहिए। थर्ड नंबर पर जब हम पढ़ेंगे तो पियाजे के अनुसार पढ़ेंगे समझना। इनके अनुसार बालक में भाषा का विकास बौद्धिक क्रिया के द्वारा होता है। बौद्धिक का दूसरा नाम अगर मैं आपको बताऊं तो संज्ञानात्मक होता है। या मानसिक क्रिया के द्वारा होता है। मानसिक क्रिया के द्वारा होता है, क्योंकि यहां से कंपलसरी आपको क्वेश्चन मिलने वाला, ये वाली बात आपको अच्छे समझ में आनी चाहिए। एक और हम पढ़ेंगे स्किनर और पावलोव। इन दोनों ने एक ही बात कही है, बस आपको समझ लेनी है। इनके अनुसार बालक में भाषा का विकास अनुकरण के माध्यम से होता है। अनुकरण के द्वारा होता है। यानी हमें देखो चार पढ़ने हैं। एक हमें चॉम्स्की पढ़ना, जो मैंने आपको बताया, एक वाइगोत्स्की पढ़ना, एक पियाजे पढ़ना और एक स्किनर और पावलोव पढ़ना है। इन चारों में से कंपलसरी आपको 2 या 1 क्वेश्चन मिलने के पूरे पूरे चांस होते हैं। और आपको मैंने बताया है इस वाली वीडियो में आपको 15 के 15 क्वेश्चन देखे जाऊंगे, ये मेरी पूरी पूरी गारंटी है, क्योंकि 15 क्वेश्चन आएंगे हिंदी की पेडागोजी को, 15 के 15 इस वाले क्वेश्चन में मिलेंगे। अब इसमें थोड़ी सी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। अगर आपको 20 अगस्त का आपका सीटेट है, 20 अगस्त का सीटेट है, अगर इससे संबंधित आप पूरी पेडागोजी के नोट्स चाहते हैं, आपको पूरा सीडीपी मिलेगा, पूरा हिंदी मिलेगा, पूरा ईवीएस मिलेगा। इनके नोट्स चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 7217373533। नोट्स ऐसे होंगे जो नोट्स आपको 8 दिन में भी सीटेट पास कराने की काबिलियत रखते हैं। नोट्स मेरे हैंड रिटन होंगे, जो आपको मैं पढ़ा रहा हूं वो आप देख ही सकते हो किस तरीके से नोट्स होंगे। आपको टेट, सीटेट, सुपर टेट, DSSS, KVS, NVS यानी ऑल टीचिंग एग्जाम से संबंधित साइकोलॉजी पेडागोजी के नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 7217377533।
नोट्स ऐसा होगा जो आपको पसंद आएगा। डेमो ले सकते हैं नोट्स का, मैं आपसे मना नहीं कर रहा, क्योंकि नोट्स पढ़ना बहुत जरूरी 20 अगस्त तक, क्योंकि डीएसएसपी की वैकेंसी आना स्टार्ट हो गई है। अब मैंने यहाँ पर आपको पढ़ाया, देखो समझिए, डेफिनेशन आपके आधार पर ये समझना है। वो आपसे ये पूछेगा एक बालक के अनुसार, सॉरी एक स्किनर के अनुसार एक बालक में भाषा का विकास कैसे हो सकता है। तो स्किनर और पावलोव की बात होगी, तो स्किनर और पावलोव ने ये वाली बात मानी है कि एक बालक में जो भाषा का विकास होगा बड़ों का अनुकरण करके, यानी जब वो अपने परिवार में रहता, किसी समाज में रहता, तो बड़े लोगों का अनुकरण करके जैसी वो भाषा का प्रयोग करे वैसी भाषा को सीखकर उसमें भाषा का विकास होता है। वो किसने कहा? स्किनर और पावलोव ने। यानी इसके अनुसार बालक में भाषा का विकास अनुकरण के माध्यम से होगा, वो आपको स्किनर और पावलोव की बात करनी है। प्याजे की बात होगी तो प्याजे के अनुसार बालक में भाषा का विकास जो उसकी बुद्धि के आधार, बौद्धिक के आधार पर, संज्ञानात्मक के आधार पर और मानसिक के आधार पर बालक में बुद्धि को भाषा का विकास होता है। अगर वाइगोत्स्की की बात करेगा तो वाइगोत्स्की के अनुसार एक बालक में भाषा का विकास सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा करता है, यानी समाज में जब वो इंटरेक्शन करता है। और आपको पता है वाइगोत्स्की ने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया, जेडपीडी दी, MKO दिया और स्कैफोल्डिंग दिया है। ये सारी की सारी बातें वाइगोत्स्की ने की। और वाइगोत्स्की ने 3 अवस्थाएं बताई थी, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। चोम्स्की के अनुसार उन्होंने बोला था, चोम्स्की के अनुसार बालक में भाषा का विकास जन्मजात होता है और जिसको उन्होंने भाषा अर्जन का रूप दिया है। क्लियर? क्या नाम दिया? भाषा अर्जन का रूप दिया। अब मैंने यहां पर आपको बता दिया था भाषा का शाब्दिक अर्थ होता है विचारों का आदान प्रदान, भाषा का दूसरा नाम होता है संप्रेषण, और संप्रेषण का भी शाब्दिक अर्थ मैंने आपको अच्छे से बता दिया, विचारों का आदान प्रदान। तो आपको ये वाली बात समझ में आनी चाहिए कि भाषा और संप्रेषण एक ही होते हैं और दोनों का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो विचारों का आदान प्रदान करना होता है। लेकिन विचारों का आदान प्रदान करने के लिए उन्हें 3 स्टेपों से होकर गुजरना पड़ता है, यानी सांकेतिक, मौखिक और लिखित। अगर इसी को मैं दूसरी बार में समझाना चाहूँ, आपसे ये कहना चाहूँ कि भाषा के कितने प्रकार होते हैं, तो आपको 3 प्रकार बता देना, सांकेतिक भाषा, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। किरम से पूछे तो भी ये बताने। अगर आपसे ये वाली बात पूछता कि एक बालक सबसे पहले किस भाषा का प्रयोग करेगा, तो आपको सांकेतिक बता देनी है। अगर आपसे ये वाली बात पूछता एक बालक की पहचान किस भाषा से होती है, तो मौखिक भाषा ने किसी व्यक्ति की पहचान, यानी मान लीजिए आप अलीगढ़ में पढ़ रहे, गाजियाबाद में पढ़ रहे हो, एक बिहार का व्यक्ति आपसे आकर बात करता है, जब वो मुंह खोलता है तो आपको पता चलता है अरे ये तो बिहारी है। लेकिन लिखित भाषा को स्थायी भाषा और प्रोडक्ट भाषा कहते हैं। ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया, उत्पादक कौशल यानी उत्पादक भाषा यानी प्रोडक्ट कौन सी भाषा तैयार कराती है, तो आपको बता देना है ये वाली बात कराती है। अब यहां पर हमें 2 चीज समझनी है, भाषा अधिगम और भाषा अर्जन समझना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्त भाषा अर्जन। देखो भाषा अर्जन, इसके जो जनक माने गए ये मान लीजिए चोम्स्की माने गए, और इस भाषा अर्जन को हम जन्मजात भाषा भी बोल सकते हो, प्रथम भाषा के रूप में जाना जाता है। मान लीजिए समझना, भाषा अर्जन जो होता है वो जन्मजात भाषा होती है। कौन सी भाषा होती है? जन्मजात भाषा होती है, और इसी की तर्ज पर वह स्वाभाविक रूप से क्या सीखता है? भाषा सीखता है। यानी अगर भाषा अर्जन की बात की जाए, आपको ये वाली बात अच्छे से समझ में आनी चाहिए, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा भाषा अर्जन और भाषा अधिगम का मूल अंतर क्या है। तो भाषा अर्जन दोस्त वो होता है जिसमें एक बालक जन्मजात तरीके से, जिसे चोम्स्की ने माना है, अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों में रहते हुए भाषा को सीखता है, वो भाषा अर्जन मानी जाती है। लेकिन यहीं पर अगर मैं आपसे ये वाली बात बोलूं कि भाषा अधिगम क्या होता है, तो आपको इसको समझना अर्जित होती है। क्या होती है? अर्जित होती है। और इसको सीखने के लिए ग्रामर यानी व्याकरण और नियम की जरूरत पड़ती है। नियमों की जरूरत पड़ती है, वो हमारा भाषा अधिगम कहलाता है। समझने की बात दोबारा समझिए, अगर एक व्यक्ति जिस परिवार में, जिस माहौल में जन्म लेता, उसी माहौल के अकॉर्डिंग, उसी परिवार के अकॉर्डिंग वो भाषा को सीखता है, तो वो जन्मजात कहलाती है, जिसको भाषा अर्जन के रूप में माना गया है, जिसको हमने स्वाभाविक तरीके से सीखने पर बल दिया है। लेकिन ऐसी भाषा जिसको प्रयास तरीके से, प्रयासपूर्ण और किसी वातावरण में रहते हुए, किसी ग्रामर, व्याकरण, नियम को ध्यान में रखते हुए भाषा को सीखा जाता है, वो हमारा भाषा अधिगम कहलाता है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति बिहार का है और वो अलीगढ़ आ जाता है।
जब वो बिहार का अलीगढ़ आकर भाषा सीखेगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा, भाषा अधिगम कहलाएगा। लेकिन जब वो बिहार में रहकर बिहार की भाषा सीखता है तो वो हमारा भाषा अर्जन कहलाएगा। दो तरीके से समझना आप, यानी जब एक व्यक्ति किसी बनावटी भाषा को सीखने के लिए कुछ नियम कायदे कानून और व्याकरण और नियमों को ध्यान में रखता सीखता, उन्हीं के अकॉर्डिंग उसको सीखता है तो भाषा अधिगम कहलाती है। लेकिन जब एक व्यक्ति स्वाभाविक तरीके से उस भाषा को सीखता है तो भाषा अर्जन यानी जन्मजात कहलाती है। ये पूरा नोट कर लीजिए, आगे चलते, क्योंकि आज की वीडियो में हमें पूरी 15 नंबर की पेडागोजी खत्म करते हैं हम आगे, क्योंकि आज की वीडियो में पूरी पेडागोजी खत्म करनी है। आप नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चल रहा हूं। आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं कि व्याकरण किसे कहते हैं, बोली किसे कहते हैं और बहुभाषिक तबाज किसे कहते हैं। अब सबसे पहले हमने भाषा पढ़ ली, अब उसके बाद हम समझते हैं बोली क्या होती है। समझना, देखो समझना, बोली भाषा का एक अंग माना जाता है। एक अंग माना जाता है जो किसी विशिष्ट क्षेत्र में बोली जाती है। जिससे किसी व्यक्ति के विशिष्ट क्षेत्र की पहचान होती है। अब आपने सुना होगा, कुछ लोग तो ये समझते हैं कि भाषा और बोली एक ही होती है, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। बोली का तात्पर्य होता है कि बोली किसी एक विशिष्ट क्षेत्र में बोली जाती है। मान लीजिए खड़ी बोली होती है, ब्रजभाषी होती है, अवधी होती है, मैथिली होती है, ये सारी। लेकिन इनको बोलने के लिए वो प्रयोग तो हिंदी का ही करते हैं ना। तो सबसे पहले हिंदी भाषा आई, उसके बाद जिसने विशिष्ट क्षेत्रों में रूप ले लिया वो बोली होगी। कहते ना 4 कोस में पानी बदले 8 कोस में बाढ़ी। तो किसी विशिष्ट क्षेत्र के, किसी व्यक्ति के विशिष्ट क्षेत्र की पहचान करने के लिए हमें किसका प्रयोग करना है, बोली का प्रयोग करना। और बोली और भाषा दोनों अलग अलग होती है, ये वाली बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब उसके बाद हम चलते हैं व्याकरण। देखो व्याकरण क्या होता है, व्याकरण का सिर्फ आपको एक रूप याद करना है कि भाषा को क्रमबद्ध, सही और व्यवस्थित रूप प्रदान करने के लिए व्याकरण को लाया गया। क्लियर बात है। अब यहां पर समझना, देखो भाषा को क्रमबद्ध, सार्थक और व्यवस्थित रूप प्रदान करने के लिए व्यवस्थित रूप प्रदान करने के लिए किसको लाया गया, तो आपको समझ में आना चाहिए व्याकरण। यानी भाषा के जो फैले हुए विचार को, फैले हुए शब्दों को एक साथ जोड़कर उसे सही मार्ग पर लाने के लिए हमें व्याकरण को लाया गया। व्याकरण का सिर्फ एक आपको उद्देश्य समझना है, भाषा को क्रमबद्ध, व्यवस्थित और सार्थक रूप प्रदान करने के लिए व्याकरण को लाया गया। और इसी की तर्ज पर इसके 3 अंग माने जाते हैं। कितने अंग माने जाते हैं? 3 अंग माने जाते हैं। कौन सा होता है? पहला होता है वर्ण विचार, दूसरा होता है शब्द विचार और तीसरा होता है वाक्य विचार।
भाषा को सार्थक रूप प्रदान करने के लिए व्याकरण को लाया गया। मैंने आपको ये वाली बात बता दी और बड़ी क्या होता है ये वाली बात मैंने आपको अच्छे से बता दी। अब जो हम बात करते हैं शिक्षण के प्रकार की बात करते हैं। देखो अब शिक्षण के प्रकार की जब हम बात करेंगे तो यहां पर आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। 2 प्रकार का होता है, एक होता है पद शिक्षण और दूसरा जो होता है वो होता है गद्य शिक्षण। अब इसको समझने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा पद शिक्षण में किस किस का प्रयोग करते, तो रस, छंद, अलंकार, और ये छात्रों में किसकी अनुभूति करवाता है, तो आपको बता देना आनंद की अनुभूति करवाता है। जब गद्य की बात करेंगे तो यहां पर कहानी, रचनाएं, इनका प्रयोग करेगा। और ये जो बालक में एक किसका प्रयोग करेगा, रुचि का, सृजनात्मकता का, कल्पना का, और यहां पर जो प्रयोग किया जाएगा वो कविता का प्रयोग किया जाएगा, श्लोक का प्रयोग किया जाएगा। अब आपको यह समझना कि जब एक अध्यापक गद्य का शिक्षण कार्य करते समय, जब एक अध्यापक पद्य का शिक्षण कार्य करते समय, जब एक अध्यापक गद्य का शिक्षण कार्य कर रहा है या पद्य का शिक्षण कार्य कर, समझना मैं आपको समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं। मान लीजिए पद्य शब्द आ रहा है, पद्य शब्द का प्रयोग करेगा तो इसमें रस, छंद, अलंकार, कविता, श्लोक की बात होगी। तो जिस ऑप्शन में आपको ये वाला शब्द दिखाई दे रहा आनंद की अनुभूति, जिस ऑप्शन में आपको ये वाला शब्द दिखाई दे रहा है कि आनंद की अनुभूति होगी, राइट आंसर हमेशा हमें वही लगा देना है। यानी जब वो गद्य का शिक्षण कार्य करेगा तो जिस बालक में रुचि, कल्पना या सृजनात्मकता का विकास होगा, राइट आंसर हमें वो लगा देना है। क्लियर बात, दोबारा समझे। जब वो एक अध्यापक पद्य का शिक्षण कार्य करेगा तो रस का प्रयोग करेगा, छंद का प्रयोग करेगा, अलंकार का प्रयोग करेगा, कविता या श्लोक वाला। अगर रस, छंद, अलंकार, कविता या श्लोक की बात कर रहा है तो वो बालक में किसकी अनुभूति कराना चाहता है, तो आपको बताना है वो आनंद की अनुभूति कराना चाहता है। किसकी अनुभूति कराना चाहता है, वो आनंद की अनुभूति कराना चाहता है। लेकिन जब वो गद्य का शिक्षण कार्य करता है तो गद्य का शिक्षण कार्य करते समय वो कहानी, रचनाएं, लेखक, इनकी प्रयोग की बात करेगा, नाटक की बात करेगा, तो वो बालक में किसका विकास करना चाहता है, तो आपको बताना वो बालक में उसका सृजनात्मकता का, कल्पना का और रुचि का विकास करना चाहता है। और यहां से 100% आपको 1 नंबर मिलेगा ही मिलेगा, समझ लेना। 100% आपको यहां से 1 नंबर मिलेगा और 1 नंबर आपको 100% यहां से मिलेगा। मैं आपको पूरे तरीके से बता रहा हूं, 15 नंबर के 15 नंबर इस वीडियो में मिलेंगे। अब उसके बाद दोस्त हम यहां पर आते हैं, अब आता हमारा बहुभाषिकतावाद। अब बहुभाषिकतावाद की जब हम बात करते हैं तो आपकी समझ में ये आ रहा होगा बहुभाषिकतावाद होता क्या है। मोस्टली बच्चे इसको गलत करते हैं, तो आपको ये समझना है। इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें तो एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण में प्रयोग। जब एक अध्यापक शिक्षण कार्य करता है और जब एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करता है तो बहुभाषिकतावाद कहलाता। मतलब ये कहने का कि जब एक अध्यापक अपनी क्लास को पढ़ाता है तो उस क्लास में बालक विभिन्न जाति, धर्म, लिंग, समुदाय के बच्चे बैठे हुए होते हैं। प्रत्येक की अपनी भाषा और संस्कृति अलग अलग होती है। प्रत्येक को अपनी भाषा और संस्कृति का प्रयोग करने का जब एक अध्यापक उस क्लास में देता है उसको हमने क्या नाम दिया, बहुभाषिकता नाम दिया। अब क्वेश्चन कैसे मिलेगा आपको, ये वाली बात समझें। अगर आपको ये वाला शब्द बहुभाषिकतावाद किसी क्वेश्चन में मिल जाता है तो उसके 4 ऑप्शन आएंगे। 4 ऑप्शन में से आपको ये समझना 3 ऑप्शन कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे, और 1 ऑप्शन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। राइट आंसर हमें कौन सा लगाना, पॉजिटिव। और पॉजिटिव में भी कौन कौन से शब्द आएंगे, तो इस पॉजिटिव में आपको 2 शब्द मिलेंगे। एक होगा संसाधन
और एक होगा प्रोत्साहन। नेगेटिव में आपको 3-4 शब्द मिलेंगे। एक मिलेगा बाधा, एक मिलेगा समस्या, इसका दूसरा नाम होता अवरोध, एक मिलेगा चुनौती और या जटिल। ये वाले हमें कभी लगाने नहीं और ये वाले हमें कभी हमेशा लगाने हैं। यानी जब भी हम बहुभाषिकतावाद का क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ये संस्कृत में मिलेगा, इंग्लिश में मिलेगा, हिंदी में मिलेगा। बहुभाषिकतावाद का शब्द अर्थ ये होता है, मैंने आपको बताया कि जब एक अध्यापक शिक्षण कार्य करते समय प्रत्येक बालक की भाषाओं को मान्यता देता है और शिक्षण कार्य का प्रयोग करते समय एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करता है, बहुभाषिकतावाद कहलाता है। और जब भी बहुभाषिकतावाद का क्वेश्चन दिखाई दे तो उसके 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन कैसे होंगे, नेगेटिव और एक होगा पॉजिटिव। हमेशा हमें पॉजिटिव राइट आंसर लगाने, लेकिन पॉजिटिव में कौन कौन से शब्द आएंगे वो भी मैंने आपको बता दिए। या तो संसाधन आएगा, प्रोत्साहन, इन दोनों में से एक आएगा, कोई भी मिल जाए राइट आंसर लगा। नेगेटिव में कौन कौन से आएंगे, बाधा, अवरोध, समस्या, चुनौती या जटिल होगा। क्लियर बात है, आप इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं हम नेक्स्ट, क्योंकि हिंदी की पेडागोजी आज हमें पूरी खत्म करनी है। 15 के 15 क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएंगे, ये वाली बात मैं आपको अच्छे से तरीके से बता रहा हूं। बस आपको समझना है कि हिंदी की पेडागोजी कहती क्या। अगर आपने हिंदी की पेडागोजी अच्छे से समझ ली, इस वीडियो को पूरा देख लिया, तो आपके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये वाली बात मैं आपको अच्छे से बता रहा हूं। नोट कर लिया आप लोगों ने, बस थोड़ा इंक डालने हम। साफ कर दें। अब हम चलते हैं भाषा के कौशल से। भाषा के कौशल से कंपलसरी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ये वाली बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब बात यहां पर आती है कि भाषा के कौशल कितने होते हैं, तो आपको समझना चाहिए भाषा के कौशल। तो कितने होते हैं आपको बता देना, 4 कौशल होते हैं। कितने होते हैं, 4। लेकिन भाषा के कौशल से भी क्वेश्चन पुटअप होता है, तो एक क्वेश्चन आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है। तो देखो समझना, पहला तो वो ये कहेगा कि भाषा के 4 कौशल क्रम में सीखे जाते हैं। दूसरा वो ये कहेगा भाषा के 4 कौशल अंतः संबंधित होते हैं। अब आयोग किसको सही मानना वो आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है, क्योंकि भाषा के 4 कौशल क्रम में भी सीखे जाते हैं और अंतर संबंधित भी होते हैं। अब 4 कौशल होते कौन कौन से, तो आपको यहां पर समझेंगे। पहला होगा हमारा सुनना, दूसरा जो होगा वो होगा हमारा बोलना, तीसरा जो होगा हमारा पढ़ना यानी वाचन कौशल, और लास्ट में जो हमारा होगा वो होगा लिखना। अब आपसे ये भी पूछ सकता है, तो आपको बता देना ये चारों के 4 कौशल कैसे हैं, क्रम से हैं। कैसे हैं ये, क्रम से हैं। यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना भाषा के 4 कौशल होते हैं और अंतर संबंधित भी होते हैं और क्रम में भी सीखे जाते हैं, क्योंकि जब तक सुनना कौशल नहीं होगा तब तक कोई भी कौशल प्रयोग आप नहीं कर सकते। अगर आपसे ये पूछे आधार, इन 4 कौशलों का आधार कौन सा है, तो आधार की बात करें तो आपको बता देना है सुनना कौशल इन 4 कौशलों का आधार है, क्योंकि बिना सुनना के तो हम किसी कौशल का प्रयोग कर ही नहीं सकते। अब बोलना कौशल क्या होता है, पढ़ना कौशल क्या होता है। अब यहां पर वो आपसे ये पूछेगा ये कौशल के प्रकार कितने, समझने वाली बात तो यहां पर ही है। तो आपको बता देना 2 प्रकार हैं। पहला कौन सा है, पहला आपको बता देना है ग्रहात्मक कौशल, दूसरा आपको बता देना अभिव्यंजनात्मक कौशल।
अब ग्रहात्मक कौशल में कौन कौन से आते हैं, थोड़ा आप इसको दोबारा से लिख देते हैं, ये थोड़ा सही नहीं दिखाई दे रहा आपको। दूसरा हम पढ़ रहे हैं अभिव्यंजनात्मक कौशल। ग्रहात्मक में कौन कौन सा आता है तो आपको बता देना, सुनना, और पढ़ना। अभिव्यंजनात्मक कौन कौन से आता है तो आपको बता देना, बोलना और लिखना। ग्रहात्मक का मीन्स होता है ग्रहण करना और अभिव्यंजनात्मक का मीन्स होता है प्रकट करना। आप इसको थोड़ा और समझ लीजिएगा, इसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रकट करना और इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है ग्रहण करना। अगर वो आपसे पूछता है कि पठन कौशल कितने प्रकार का होता है तो आपको बता देना 2 प्रकार का होता है, सस्वर वाचन और मौन वाचन। मौन वाचन 2 प्रकार का होता है, एक होता है द्रुत वाचन और एक होता है गहन वाचन। सस्वर वाचन भी 2 प्रकार का होता है दोस्त, एक होता है आदर्श वाचन और एक होता अनुकरण वाचन। ये वाली बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, क्योंकि इस कौशल से आपको कंपल्सरी 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे। इन कौशलों को मैं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा दूंगा आपको। अगर वो आपसे पूछे कि आदर्श वाचन किससे संबंधित होता है तो आपको बता देना टीचर से संबंधित होता है। अगर अनुकरण वाचन की बात करें तो ये किससे संबंधित होता है तो आपको बता देना छात्र से संबंधित होता है। अब यहां पर एक क्वेश्चन आपको ये वाला मिलेगा कि मौन वाचन किसे कहते हैं, तो आप लोग गलत भी करते हैं इसको, बहुत मोस्टली बच्चे गलत करते हैं। तो आपको बताना है लिखित सामग्री को बिना आवाज निकाले मन ही मन में पढ़ना। कुछ लोग उस वाले ऑप्शन को लगाए थे कि मन ही मन में चुपचाप पढ़ना, लेकिन आपको लगाना कौन सा है, जिस ऑप्शन में लिखित सामग्री आ रहा है, या लिखित सामग्री को बिना आवाज निकाले मन ही मन में पढ़ना मौन वाचन कहलाता है। अगर आपसे ये पूछे आदर्श वाचन किससे संबंधित होता है तो आपको बता देना टीचर से संबंधित होता है। अगर अनुकरण वाचन पूछे किससे संबंधित होता है, छात्र से संबंधित होता है। यानी मान लीजिए, कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि मान लीजिए मैं जो अभी आपको पढ़ा रहा हूँ तो किसका प्रयोग कर रहा हूँ, आदर्श वाचन का। अभी आप उसको लिख रहे होंगे, वो किस वाचन का प्रयोग करें, अनुकरण वाचन का। मौन वाचन क्या होता है कि मौन वाचन जो होता है लिखित सामग्री को, अब चुपचाप मन ही मन में पढ़ेंगे तो किसको पढ़ेंगे, लिखित सामग्री को तो पढ़ेंगे। तो आपको जिस ऑप्शन में लिखित सामग्री दिखाई दे जाता है वो राइट आंसर आपको लगा देना है। ठीक, क्लियर बात है। अगर आपसे ये पूछे कौशल कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं, एक अभिव्यंजनात्मक कौशल होता है, एक ग्रहात्मक कौशल होता है। ये यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। अब यहाँ पर थोड़ा हम समझने लिखित कौशल को कौन सा कौशल बोलते हैं तो आपको बता देना उत्पादक कौशल बोलते हैं। कौन सा कौशल बोलते हैं, उत्पादक कौशल बोलते हैं। और ये क्या तैयार कराता है तो आपको बता देना प्रोडक्ट तैयार कराता है। क्या तैयार कराता है तो आपको बता देना प्रोडक्ट तैयार कराता है। पढ़ना कौशल यानी आपको ये समझ में आना है कि पढ़ना कौशल यानी पठन कौशल जिस शब्द में दिखाई क्वेश्चन में दिखाई दे तो वहां पर अर्थ साहित्य ग्रहण करना, अर्थ साहित्य पढ़ना। यानी अगर आपको किसी प्रश्न में पठन शब्द, वाचन शब्द या पढ़ना शब्द दिखाई दे रहा है तो उसके 4 ऑप्शन में से जिस ऑप्शन में अर्थ शब्द होगा राइट आंसर हमेशा वही लगाना कि बिना अर्थ के पढ़ना पठन कौशल नहीं हो सकता। अर्थ सहित पढ़ना या अर्थ सहित ग्रहण करना वो पठन कौशल कहलाता है। बोलना कौशल से क्या होता है, किसी व्यक्ति की पहचान होती है। किसी व्यक्ति की पहचान होती है। और सुनना कौशल आधार प्रस्तुत करता है।
आधार प्रस्तुत करता है। यानी अगर आपसे पूछे भाषा के कौशल कितने, तो आपको बताना है 4 कौशल हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। 4 कौशल अंतर संबंधित होते हैं और क्रम में सीखे जाते हैं। भाषा के 4 कौशल को 2 भागों में बांटा गया है, ग्रहात्मक और अभिव्यंजनात्मक। ग्रहात्मक ग्रहण करना, सुनेंगे तो ग्रहण करेंगे और पढ़ेंगे तो ग्रहण करेंगे। सुनना और पढ़ना मैंने ग्रहात्मक बोलता है। अभिव्यंजन में प्रकट करना, यानी जब मैं बोल रहा हूं तो प्रकट कर रहा हूं और जब आप लिखेंगे तब भी आप प्रकट करेंगे। अब पढ़ना कौशल को 2 भागों में बांटा गया है, एक होता है सस्वर वाचन, एक होता है मौन वाचन। मौन वाचन किसे कहते हैं? वह पाचन यानी वह पठन कौशल जो लिखित सामग्री को बिना आवाज निकाले मन ही मन में पढ़ना। मौन वाचन को 2 भागों में बांटा गया, द्रुत वाचन यानी तीव्र गति से और गहन, सबसे गहन अध्ययन भी इसी में किया जा सकता है। सस्वर वाचन क्या होता है? सस्वर वाचन को आपको समझना है जिसमें एक छात्र, सस्वर वाचन को जिसमें एक छात्र अध्यापक द्वारा किए गए आदर्श वाचन का अनुकरण करके उसे अपनी भाषा में समझाता, वो सस्वर वाचन कहलाता है। ये वाली बात आपको समझ में आनी चाहिए। आदर्श वाचन क्या होता है? मैं अभी जो प्रकट कर रहा हूँ वो आदर्श वाचन है, जो आप लिख रहे हो वो अनुकरण वाचन है। ये था दोस्तों हिंदी की पेडागोजी। इस वाली पेडागोजी में आपको कंपलसरी क्वेश्चन पूरे के पूरे मिल जाएंगे। ये मैंने आपको बना के दे दी 40 से 45 मिनट की, आप इसको नोट कर सकते हैं। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, बस आपको समझ लेना। प्राथमिक स्तर पर आपको मातृभाषा का प्रयोग करवाना सिखाना है, बच्चे की मान्यता देना। प्राथमिक स्तर पर जब एक बालक आएगा तो उसे ये बोल देना, आ जा भाई तू पढ़ ले, जो कुछ भी है बोलना सिखाना है। प्राथमिक स्तर पर ना हमें व्याकरण लगाना है ना कुछ लगाना है। हाँ, प्राथमिक स्तर पर आप एक शब्द लगा सकते हैं, एक जो आता है बहुत ज्यादा, वो बाल साहित्य होता है। ये वाला आप लगा सकते हैं, बाल साहित्य को आप लगा सकते हैं, क्योंकि बाल साहित्य हमेशा पॉजिटिव पॉइंट होता है प्राथमिक स्तर पर। ना शुद्ध उच्चारण, ना लेखन, ना व्याकरण, ना संज्ञा सर्वनाम, ना वर्णमाला, हमें कोई भी कुछ नहीं लगाना। जितनी मैंने पेडागोजी पढ़ाई है आप इसको ढंग से पढ़ लेना। अगर इससे बाहर क्वेश्चन आए तब आप मुझसे कहना। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाले का वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। कल जो मैं मैराथन लूँगा, कल जो मेन पार्ट लूँगा वो मैं पार्ट ले लूँगा सीडीपी वाले। कोशिश करूँगा पूरी सीडीपी के लेंगे जो मेन पार्ट से आ रहा है, जैसे प्याजी आ रहा है, समावेशी आ रहा है, समाज आ रहा है, सामाजिकरण आ रहा है, नैतिक विकास आ रहा है, वाइगोस्की आ रहा है और भ्रूण आ रहा है, वृद्धि विकास आ रहा है। इनके बारे में हम बात कर लेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।